तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही जबरदस्त और हम अपना अगर पर्सनली बात करें ना, तो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर आज प्यारे बच्चों शुरू होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिविक्स का तीसरा नंबर चैप्टर। हम पूरे सिविक्स में ना इस चैप्टर को अपना सबसे ज्यादा फेवरेट मानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा फेवरेट है यार। अगर एक बार आप पढ़ लोगे ना, आप कहेंगे कि सर हमारा भी आज से फेवरेट बन गया। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर प्यारे बच्चों वैसा है कि आप लोगों को सीखने पर, आप लोगों को कंसंट्रेट करने पर ये मजबूर कर देता है ये चैप्टर, बशर्ते कि इसका पढ़ाने वाला एक टीचर बेहतरीन हो। खैर, हम कैसे हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, आप लोग जानते हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें बखान करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज अपना जो बुक है ये वाला लोकतांत्रिक राजनीति, इसका हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है माय डियर, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। और हम चाहेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार इस क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दें। ठीक है ना, एक बार प्यारे बच्चों आप लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर करें, क्योंकि आज के इस क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, भरपूर मजा आने वाला है। चलिए हम क्लास को तो स्टार्ट ही करेंगे, लेकिन क्लास से पहले प्यारे बच्चों आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। यहां पर आप लोग एक व्यक्ति का चित्र देख रहे हैं, यहां पर आप लोग एक व्यक्ति का चित्र देख रहे होंगे। क्या आप लोग इनको पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, अगर आप लोग इनको पहचानते हैं तो इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी देते हैं, थोड़ा सा क्लू दे देते हैं ताकि आप पकड़ लें। ये प्यारे बच्चों एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था, और उसमें भी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको खुला ऑफर दे दिए थे कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए हम आमंत्रित करते हैं, आप प्रधानमंत्री बनिए। इन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए। मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकराने वाले ये व्यक्ति हैं। नाम है प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, नाम है जयप्रकाश नारायण। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। कुछ बच्चों का सही जवाब आया है और कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया। इनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति थे। आज इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ा। इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई में ये लगभग 1.5 बरस तक जेल में भी रहे। किस तरीके से ये सब कुछ हुआ प्यारे बच्चों, ये आप लोग अच्छे तरीके से आज जानेंगे। साथ ही इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें उसके पहले हम कुछ सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग इंदिरा गांधी को तो जानते होंगे, इंदिरा गांधी को जानते हैं ना। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री थे, एक 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बने। तो क्या प्यारे बच्चों आपके मन में जो छवि है, आपके दिमाग में जो छवि है इंदिरा गांधी को लेकर के, वो कैसा छवि है? आप क्या मानते हैं कि इंदिरा गांधी एक अच्छी प्रधानमंत्री थी या फिर अच्छी प्रधानमंत्री नहीं थी? क्या मानते हैं आप? इंदिरा गांधी एक अच्छी प्रधानमंत्री थी या अच्छी प्रधानमंत्री नहीं थी? आपका क्या विचार है? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसी चैप्टर को हम आज आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, मजा आ जाएगा अगर आप लोग सच्चे मन से ये क्लास करेंगे तो। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, इसके पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें कि ये क्लास प्यारे बच्चों आज स्टार्ट हम कर रहे हैं, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगली क्लास से आपका ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आज के लिए ये क्लास आपका यूट्यूब पर चल रहा है। ठीक है ना, सिर्फ आज के लिए ये क्लास आपका यूट्यूब पर चल रहा है। बाकी प्यारे बच्चों सोमवार से आपका क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर सुबह में 9 बजे वाले क्लास में ये शिफ्ट होगा। ठीक है, और शाम में ज्योग्राफी स्टार्ट हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ज्योग्राफी, तो हम शाम में ज्योग्राफी और सुबह में ये इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे। सुबह में ये टॉपर बैच में जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनको ये क्लास बिल्कुल मिल जाएगा, और जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं
तो भाई अभी भी आपके पास मौका है, आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टॉपर बैच आप लोगों के लिए है, आप लोगों को मैट्रिक की परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए है, आप लोग बिहार में टॉप कर सकें इसके लिए है, आप लोगों को टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचा सकें इसके लिए है, क्वेश्चन सीधे सीधे लड़वा दें इसके लिए है। समझ गए ना। यहां पर आपको नोट्स मिलेगा प्यारे बच्चों, अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड का स्टडी मटेरियल, टॉपर का हैंड नोट्स, मतलब जो आप सोच सकते हैं ना कि सर ये चीज मिलता तो हम टॉप कर जाते, ये चीज मिलता तो हमें अच्छा नंबर आता, वो सब कुछ हम आपको इसी बैच में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस बैच में अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आराम से जुड़िए। 2 हेल्पलाइन नंबर है, कहीं पर भी किसी पर भी, समझ गए ना, कॉल करके आप लोग आराम से कोई हेल्प ले सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपको दे दिया जाए, छोटा सा एक प्यारे बच्चों, कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है ना। एक बार जल्दी से पहले टारगेट बोर्ड के इस क्लास को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए। ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चे आज क्लास को लाइक करते हैं और कितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं करते हैं। आज लाइक और शेयर जम करके होना चाहिए भाई, ये तो बात आप लोग तय मान लीजिए। हम जानते हैं कि परीक्षा आपका खत्म हुआ है, एक सब्जेक्ट का बचा हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों सिलेबस भी तो देखना है ना। हमने आपको बोला है कि आपका जो सेकंड टर्मिनल का एग्जाम होगा, समझ गए ना, उसके पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे और हम चाहते हैं कि एक दिन भी आपका व्यर्थ ना करें। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास के बाद हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछेंगे भी कि कितने बच्चों को समझ में आया। कहा जाता है कि दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। यानी कि जब तक आप सफलता के करीब नहीं पहुंचिएगा ना, तब तक आपको सफलता नजर ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि सफलता बहुत दूर है भाई, उसे पाना बस की बात नहीं है, हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप हिम्मत जुटाते जाएंगे, जैसे जैसे आप सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाते जाएंगे, आपको लगेगा कि सफलता दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। समझ गया ना। और सफलता हमें मिलेगी, हम सफल होंगे, हम टॉपर्स बनेंगे, हम अच्छे नंबर लाएंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, हम अपने स्टेट में टॉपर बनेंगे, हम अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। समझ गए ना। हम इस टारगेट बोर्ड का नाम रोशन करेंगे, ये आपके मन में होना चाहिए प्यारे बच्चों। और इसलिए अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, और हमारा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। सबसे पहली बात, शीर्षक पर अगर हम लोग चर्चा करें तो शीर्षक का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं पहला नंबर चैप्टर में, दूसरा नंबर चैप्टर में, कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है, सबसे अच्छा परिभाषा किसने दिया है? तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे प्यारे बच्चों, उनका नाम क्या था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिन्होंने बोला कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। समझ गए ना। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन है। ठीक है ना। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र जो है ना, भारत में एक सफल लोकतंत्र माना जाता है। अब्राहम लिंकन का यह परिभाषा है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो लोकतंत्र के बारे में हम आपको बता दिए थे, और अभी हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में, कि प्रतिस्पर्धा क्या है और संघर्ष क्या है। देखिए प्रतिस्पर्धा सब जगह पर होता है, अभी आप लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा यहां पर भी है। सारे बच्चे सोच रहे हैं ना कि सर हम भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें और टॉप लेवल पर पहुंच जाएं। यहां पर जितने भी सारे बच्चे हैं सब लोग सोचते होंगे कि सर हम भी मेहनत करेंगे और टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे और टॉपर बन जाएंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों लोकतंत्र में जो नेता होते हैं ना, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस चीज के लिए नेता प्रतिस्पर्धा करते हैं? सत्ता को पाने के लिए। समझ गए ना, कुर्सी को पकड़ने के लिए। बोलते हैं ना कि नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे हैं, मोदी संघर्ष कर रहा है, ताकि हम क्या करें? सत्ता में बने रहें, कुर्सी हमसे न जाए। इसलिए लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसलिए लोग क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब चुनाव का समय आता है तो सब नेताजी आते हैं और सब इतना बड़ा बड़ा वादा करके जाते हैं, अरे हमको जितवा दीजिए ना, इस बार तो हम साइकिल का योजना बंटवा देंगे, हम पूरे स्टेट में लैपटॉप फ्री करवा देंगे, ठीक है ना, गैस फ्री में दिवा देंगे। कोई कहेगा कि हम बिजली का बिल जो है ना वो 5 रुपए से घटा करके 3 रुपए कर देंगे, तो अगला पार्टी आएगा कहेगा कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे।
समझ गए ना। तो ये सब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, बड़े बड़े वादे जनता के सामने किए जाते हैं ताकि हम सत्ता में आ जाएं, ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं, ताकि हम चुनाव जीत जाएं, हमारा सरकार बन जाए। समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों होता है सत्ता में आने के लिए प्रतिस्पर्धा होता है ना। दिन रात नेताजी मेहनत करते हैं सत्ता में आने के लिए। और संघर्ष क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, संघर्ष इसको बोलते हैं, संघर्ष का दूसरा नाम प्यारे बच्चों हम लोग जन संघर्ष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जन संघर्ष। जन संघर्ष कहने का मतलब क्या हुआ, जनता का संघर्ष, लोगों का संघर्ष। जैसे प्रतिस्पर्धा करके नेताजी चुनाव तो जीत जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करके नेताजी चुनाव तो जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद हम लोग को भूल जाते हैं, जो जनता उनको जिताई उस जनता को भूल जाते हैं, और जनता का काम नहीं हो पाता है सही से, और तब जनता क्या करती है, संघर्ष करती है, आंदोलन करती है, ठीक है ना। और तब नेताजी को याद आता है कि अच्छा हमें ये काम करना था। तो ये जनसंघर्ष के बारे में भी पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष कितना जरूरी है और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कितना जरूरी है। ये सब प्यारे बच्चों हम एक बेस्ट एग्जांपल की मदद से समझेंगे। आपका किताब जो है ना एक बहुत बढ़िया किताब है, समझ गए ना। अगर आप इस किताब को बड़े गहराई से पढ़ेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और राजनीतिक बहुत कह सकते हैं कि आसान भी नहीं है तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल। पिछले क्लास में हम आपको, पिछले क्लास बोलने का मतलब हमारा पिछला चैप्टर से होगा, पिछला चैप्टर, पिछले चैप्टर में हम आपको राजनीतिक दल के बारे में बताए थे कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल के बारे में हम आपको यह बताए थे कि राजनीतिक दल जो होता है एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो समान उद्देश्यों पर काम करती है, ठीक है ना, समान उद्देश्यों पर काम करता है। सबका मुद्दा एक होता है, सबका मकसद एक होता है कि किसी भी तरीके से हो हमें जीतना है, समझ गए ना। उसी को क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों राजनीतिक दल के बारे में तो हम आपको बता दिए थे कि राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जैसे चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना। जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल का नाम ले लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब किस लिए काम करते हैं, इसीलिए ना कि भाई चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, भले इसके लिए हमें जनता से झूठा वादा करना पड़े, सच्चा वादा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन चुनाव जीतना है। तो सभी जितने भी पार्टी के सदस्य होते हैं ना सबका यही मकसद होता है, चुनाव जीतना है। तो राजनीतिक दल यही होता है जो सबका एक ही उद्देश्य होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको गठबंधन की सरकार के बारे में बताए थे कि गठबंधन का सरकार क्या होता है, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम आपको गठबंधन की सरकार के बारे में बताए थे। गठबंधन का सरकार क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक पार्टियां आर्थिक हितों के वृद्धि के लिए आपस में मिलजुल करके चुनाव लड़ती है और जीतकर शासन का संचालन करती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इंडिया की बात किया जाए माय डियर, तो इंडिया में ना दो पार्टी है जो अभी मुख्य रूप से आमने सामने है। इंडिया लेवल पर बात किया जाए तो कौन कौन पार्टी बताइए जरा एक बार, कौन कौन पार्टी प्यारे बच्चों एक बार बताइए। पार्टी तो आप लोग बोलेंगे कि सर बीजेपी और कांग्रेस है, यही ना बोलेंगे कि सर इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। लेकिन प्यारे बच्चों दोनों ने ना गठबंधन किया है, ठीक है ना। बीजेपी भी बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस भी बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में है, ठीक है ना। बीजेपी बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में है और जितने भी सारे पार्टी है ना सब मिला करके एक नाम दिए हैं अपना एनडीए। क्या नाम दिए हैं प्यारे बच्चों, एनडीए, ठीक है ना। तो एनडीए और कांग्रेस जो पार्टी है वो अपना पूरा गठबंधन मिला करके अपने पार्टी का नाम दिया है यूपीए, जो कि अब बदल करके इंडिया कर दिया गया है। अभी आप लोग हाल फिलहाल में इंडिया का बड़ी चर्चा सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं ना, कांग्रेस वाले बड़ा इंडिया 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 जप रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो इंडिया क्या हुआ है पता है, ये हाल फिलहाल में यूपीए का नाम बदल करके ना इंडिया कर दिया गया। अब आप लोग चूंकि 10th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को राजनीति ज्यादा समझ में आती नहीं है, आप लोग चूंकि राजनीति का समझ ज्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए हम बता दें कि ये जो एनडीए है ना, इसमें बीजेपी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, और भी बहुत सारी अलायंस पार्टियां हैं जो कि सब मिलकर के चुनाव लड़ती है, और यूपीए में कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं। ये जो एनडीए शब्द है प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, समझ गए, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। गठबंधन बनता है ना तो उस गठबंधन का एक नाम दिया जाता है, ठीक है ना, गठबंधन का एक नाम दिया जाता है। तो एनडीए यानी कि जो बीजेपी वाला है वो गठबंधन बनाया और गठबंधन बना करके उसका नाम दिया एनडीए। तो
आप लोग देखते होंगे कि हम लोग बोलते हैं कि भारत में एनडीए की सरकार है, बोलते हैं ना, भारत में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार मतलब वही बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां, उसकी गठबंधन वाली पार्टियां। तो एनडीए मतलब यही होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और प्यारे बच्चों, यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये होता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यूपीए का नाम बदल करके इंडिया कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस वाले को ऐसा लगा, कि अगर हम यूपीए का नाम बदल करके इंडिया कर देंगे तो हमको वोट ज्यादा मिलेगा। समझ गए ना, कांग्रेस वाले को ऐसा लगा कि अगर हम नाम बदल देंगे ना तो हमको वोट ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए यूपीए से इंडिया कर दिया गया। अब इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया का मतलब होता है, ये वाला इंडिया मत समझिएगा, जो अपना भारत देश है ना, ये वाला इंडिया मत समझिएगा, यहां पर इंडिया अलग है। इस इंडिया का नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। समझ गए? ये अभी हाल फिलहाल में पार्टी बना है, जो कि कांग्रेस और उनकी गठबंधन की पार्टी है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, गठबंधन की सरकार के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। गठबंधन की सरकार के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। बताए थे ना? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बोलिए, गठबंधन की सरकार के बारे में तो हम बता दिए थे ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं प्रतिस्पर्धा का मतलब और जनसंघर्ष का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में तो यही ना पढ़ रहा है ना, बताइए, ठीक है ना। चैप्टर तो हमें यही पढ़ना है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष। तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है? तो प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब तो हम आपको बता ही दिए कि जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले पार्टियों के बीच संघर्ष होता है तो उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। देखते होंगे आप लोग कि जितनी भी सारी पार्टियां होती है, कोई भी पार्टी ले लीजिए, छोटा पार्टी बड़ा पार्टी, सब लोग चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े जनता से वादे करते हैं। जनता से बहुत बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, हर एक घर तक एकदम पक्की सड़क बनवा देंगे, ढलैया करवा देंगे, होता है ना। तो चुनाव जीतने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जितनी भी सारी पार्टियां हैं सब मिल करके वादे करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम उससे वादा हमारा नीचा हो, सब चाहता है कि उससे वादा हमारा ऊंचा हो। समझ गए ना? बड़े बड़े वादे करते हैं, चाहे वो वादा पूरा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है तो उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और यह प्रतिस्पर्धा कई नेताओं और कई पार्टियों के बीच में होती है। प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण होता है चुनाव में जीत हासिल करना। जितनी भी सारी लड़ाइयां होती है प्रतिस्पर्धा की, उस सबका मकसद एक होता है कि जीत हासिल करना है। समझ गए ना? सबका मकसद एक होता है कि हमें चुनाव में जीत हासिल करना है। तो ये होता है प्रतिस्पर्धा। समझ गए ना? जैसे मान लिया जाए कि अगर अभी हम इलेक्शन में खड़ा होते हैं, चुनाव में खड़ा होते हैं, तो हमारे एंटी पार्टी भी खड़े होंगे भाई, 4 5 6 7 8 9, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, ये स्वतंत्र है, कितनी भी सारी पार्टियां खड़ी हो सकती है, कोई भी पार्टी खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी को पार्टी से टिकट ना मिले तो वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात आपको समझना है, और सभी कोई जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, बस उसी को हम लोग प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और जनसंघर्ष क्या है? जनसंघर्ष के बारे में ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में जनता अपनी मांगों को अप्रत्यक्ष तरीके से या संगठन बना करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। ऐसे समूहों को जनसंघर्ष या आंदोलन कहा जाता है। देखिए, नेताजी तो जीत जाते हैं, उसके बाद हम लोग का बात सुनते नहीं है, कुछ भी हम लोग कहें तो नहीं सुनते हैं। तो उसके लिए ना जनता को संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि अभी कोई चीज का बहाली आ गया, ठीक है, जैसे बिहार पुलिस का बहाली आ गया, तो बिहार पुलिस का बहाली आता है या फिर परीक्षा होता है तो उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो जितने भी सारे विद्यार्थी हैं सब बैठ करके क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। नीतीश सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब होता है ना। तो प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं जनसंघर्ष। आंदोलन करना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ही क्या कहलाता है? जनसंघर्ष कहलाता है। अब ये जो आंदोलन होता है, या तो कुछ व्यक्ति आपस में एक साथ मिल जाते हैं और तब आंदोलन करते हैं, या तो
संगठन बना करके आंदोलन करते हैं, समझ गए ना। संगठन बना लेते हैं, उस संगठन का एक कोई नेता होता है, वहां के जो जिलाधिकारी होते हैं जहां पर ये हमें आंदोलन करना है, उसको जानकारी जिलाधिकारी को देना होता है कि देखिए भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं और हमें ये आंदोलन करने का इजाजत दिया जाए, और तब जिलाधिकारी आंदोलन करने का इजाजत देते हैं और तब लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। तो इसी को कहा जाता है जनसंघर्ष। और हम आपको इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही बताएंगे कि जनसंघर्ष कैसे होता है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन का एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष बहुत जरूरी है। जनसंघर्ष के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। और ये आज नहीं है, जब से हमारा देश आजाद हुआ, जब से हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1945 ईस्वी को, उस समय से लेकर के प्यारे बच्चों आज तक हमें जनसंघर्ष करना पड़ता है। और जनसंघर्ष में इतनी बड़ी ताकत है कि सरकार को भी गिरा सकती है, प्रधानमंत्री का कुर्सी भी छोड़ना पड़ सकता है अगर जनसंघर्ष सही मार्ग पर चल जाए तो। और इंदिरा गांधी को यह कुर्सी छोड़ना पड़ा था जनसंघर्ष के कारण ही। उसका कहानी हम लोग यहां पर अभी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अपना कहानी स्टार्ट होता है, यहां से प्यारे बच्चों अपना कहानी स्टार्ट होता है। यहां से आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिमाग लगा के सोचिएगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बात करें लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका, कि आखिर लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका होती है, तो भूमिका के बारे में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1945 हम कुछ देर पहले बोल दिए थे क्या, 15 अगस्त 1947 भाई, ठीक है ना। 15 अगस्त 1945 को श्रीलंका आजाद हुआ था, ठीक है ना। 1945 को श्रीलंका आजाद हुआ था, ठीक है ना। वो पहला नंबर चैप्टर वाला हमें याद आ गया, जब श्रीलंका आजाद हुआ था ना, तो वो वाला 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1947 में जब प्यारे बच्चों हमारा देश आजाद हुआ, किससे, अंग्रेजों से। क्योंकि हम लोग 1947 के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज हमें जबरदस्ती गुलाम बना करके रखे हुए थे। तो हम लोग क्या हुए, 1947 में आजाद हो गए, ठीक है ना। हम लोग क्या हुए, 1947 में आजाद हो गए। और जब 1947 में आजाद हुए तो हमें लगा कि नहीं भाई, अपना एक अलग कानून रहना चाहिए। पहले हम लोग अंग्रेजों के कानून से चल रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया था ना, उस कानून से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमारा एक अपना कानून होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए, जिस संविधान के बल पर यह देश चल सके। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भी बहुत सारे ऐसे जो दिग्गज नेता थे, जो दिग्गज पढ़े लिखे लोग थे, उन सब लोगों ने मिल करके एक संविधान का निर्माण किया। और उस संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। इस संविधान को बनने में, ये जो संविधान हमारे देश का बना, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे देश का संविधान है ना, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो हमारा देश क्या बन गया, हमारा देश एक गणतंत्रात्मक संविधान वाला देश बन गया। और उसी दिन से हम लोग कहने लगे कि हमारा देश क्या है, एक गणतांत्रिक देश है। चूंकि हमारा देश में एक अलग गणतांत्रिक संविधान लागू हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 के बाद से ही हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन गया, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, उस समय चुनाव नहीं हुआ था, समझ गए ना, उस समय चुनाव नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 के बाद से ना चुनाव नहीं हुआ। अब यह धीरे धीरे फैसला लिया जाने लगा, चूंकि संविधान में आ गया कि भारत में एक प्रधानमंत्री का भी पद होगा। अब उस प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना था, ठीक है ना, आम चुनाव। और यह तय कर दिया गया था कि जनता प्रधानमंत्री को चुनेगी, और जो जनता चुन करके जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को कुर्सी पर बिठाएगी, वो वही व्यक्ति शासन चलाएगा। तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और 1951-52 में प्यारे बच्चों पहली बार हमारे देश में आम चुनाव हुआ था, ठीक है ना। 51-52 में, 1951-52 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ, आम चुनाव हुआ। और जब पहली बार आम चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ठीक है, जिसे हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, समझ गए ना। तो 1951-52 में चुनाव हुआ पहली बार। चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए कौन उम्मीदवार चुने गए, उम्मीदवार चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से थे। क्योंकि उस समय देश की आजादी में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा महत्व रहा था।
कांग्रेस पार्टी के बिना देश का आजादी संभव भी नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी का उस समय बहुत बड़ा महत्व रहा था। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, शांत दिमाग के व्यक्ति थे, तो इनको क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, समझने वाली बात यह है कि 1952 से लेकर के 1964 तक यह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। अब देखिए, अलग अलग किताब में ना आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस चीज को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये 12 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कुछ किताब में आप लोग देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1952 से लेकर के 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो यह 1952 से 1964 कितना बरस होता है, 12 बरस होता है ना। कितना बरस होता है, 12 बरस। तो कुछ किताब में आपको 12 बरस मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, 1947 से लेकर के 1964 तक रहे। समझ गए ना। कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, 1947-48 से लेकर के 64 तक रहे, यानी कि 16 बरस तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन सच्चाई यही है कि ये 12 बरस तक ही प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू 12 बरस तक प्रधानमंत्री के पद पर तैनात रहे, 12 बरस तक प्रधानमंत्री का बागडोर संभाल करके रखे। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के लिए, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 1964 ईस्वी में, ठीक है ना, 1964 ईस्वी में चूंकि प्रधानमंत्री का उस समय देहांत हो गया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्ग सिधार गए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्ग सिधार गए तब 1964 ईस्वी में ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो लगभग 2 बरस तक रहे। ठीक है ना। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के पहले कुछ दिन तक गुलजारी लाल नंदा भी प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है ना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ दिन बाद, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने। लेकिन गुलजारी लाल नंदा ना ज्यादा दिन तक नहीं बने थे। ठीक है ना, बहुत कम दिनों के लिए बने थे, इसलिए उनको बहुत जल्दी हटा दिया गया। और गुलजारी लाल नंदा के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर शास्त्री रहे। और ये लगभग 2 बरस तक, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री के पद पर तैनात रहे, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और 2 बरस के बाद ना ये रूस गए थे एक समझौता के लिए। समझ गए ना। लाल बहादुर शास्त्री जो थे 2 बरस के बाद रूस गए थे। कौन से समझौता के लिए? तो जवाब होगा प्यारे बच्चों कि ताशकंद समझौता के लिए। ठीक है ना। ताशकंद समझौता के लिए ये रूस गए थे। और जब ये रूस गए तो रूस में इनका हृदय का गति रुक गया, यानी हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मौत हो गई रूस में ही। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कैसे हुआ था, तो बताइएगा कि रूस में हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि 2 बरस तक वो प्रधानमंत्री रहे, रूस में गए थे ताशकंद समझौता के लिए, और वहीं पर उनका हृदय गति रुक गया और उनका मृत्यु हो गया रूस में ही। ठीक है ना। चलिए, अब जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया तब कहा गया कि भाई अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो कुर्सी खाली नहीं रह सकता है, तब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस समय इंदिरा गांधी को माना गया कि अच्छी है, क्योंकि चाचा नेहरू की बेटी है, चाचा नेहरू की जैसी शांत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ना इंदिरा गांधी। तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ठीक है ना, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तब क्या हुआ कि 1964 में तो लाल बहादुर शास्त्री बने, 2 बरस तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री मर गए तब इंदिरा गांधी को क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद संभाल ली। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का पद इतना कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं कि कोई भी आएगा किसी का भी बेटा बेटी संभाल लेगा, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। भले चाचा नेहरू एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बेटी को लोगों ने यह विश्वास के साथ प्रधानमंत्री बनाया कि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, तो भाई पढ़ी लिखी भी है, तो आराम से प्रधानमंत्री के पद को संभालेगी। तो इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया प्यारे बच्चों, तो मामला बिगड़ता चला गया। समझ गए ना। भूखमरी बढ़ गया देश में बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ गया बहुत ज्यादा। समझ गए। खादानों की कमी हो गया, लोग व्याकुल हो गए, लोग त्राहिमाम करने लगे, कहे कि अरे भाई ये देश में क्या हो गया, हमने सोचा था कि इंदिरा गांधी आएंगी तो कुछ अच्छा काम करेंगी, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सीधे उल्टा हो गया। समझ गए ना। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बना दिया गया था, लेकिन मामला उल्टा हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको गांधी परिवार के बारे में समझाना चाहेंगे कि आखिर आजादी से लेकर के अभी तक का गांधी परिवार कैसा रहा है।
कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी परिवार झूठों के गांधी लगाता है, ये एक्चुअल में गांधी परिवार नहीं है, ये मुस्लिम है। कुछ लोग ये बोलता है ना कि ये जो गांधी परिवार है ना, अपने आप को गांधी परिवार कहता है, लेकिन वास्तविक में ये क्या है, एक मुसलमान है। तो इसमें सच्चाई कितना है हम आपको बताते हैं, देखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से हम शुरू करते हैं, चूंकि आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम था स्वरूप रानी। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम था स्वरूप रानी और पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह होता है किससे? कमला नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह होता है किससे? कमला नेहरू से। जब कमला नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह हुआ तो एक संतान जन्म लिया, और संतान के रूप में बेटी ने जन्म ली, और बेटी का नाम रखा गया इंदिरा गांधी। ठीक है ना। इंदिरा गांधी जब बड़ी हुई तो इंदिरा गांधी ने फिरोज खां से शादी कर ली। समझ गए ना, किससे शादी कर ली? फिरोज खां से। मामला यहीं पर आकर के बिगड़ता है। ठीक है ना। ये फिरोज खां के कारण ना लोग कहते हैं कि ये गांधी परिवार के नहीं है, ये एक मुस्लिम है, ये एक मुसलमान है। इंदिरा गांधी ने किनसे शादी कर ली भाई? फिरोज खां से। जब फिरोज खां से इंदिरा गांधी का शादी हुआ तो दो संतानों की उत्पत्ति हुई, दो बेटे हुए। इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए, एक का नाम था संजय गांधी और दूसरे का नाम था राजीव गांधी। एक का नाम था संजय गांधी और दूसरे का नाम था राजीव गांधी। संजय गांधी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, राजीव गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। राजीव गांधी का विवाह हुआ सोनिया गांधी से। राजीव गांधी का विवाह हुआ सोनिया गांधी से, जिनको अभी आप लोग देखते होंगे। अभी आप लोग देखते हैं ना सोनिया गांधी को। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की लीडर है, कांग्रेस पार्टी का हेड है। समझ गए ना। और राजीव गांधी का विवाह हुआ सोनिया गांधी से, लेकिन कुछ ही समय के बाद राजीव गांधी का हत्या कर दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया, और इसलिए आप लोग देखते होंगे कि सोनिया गांधी क्या है? विधवा है। समझ गए ना। लेकिन राजीव गांधी का एक बेटा भी हुआ, सोनिया गांधी का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम है प्यारे बच्चों राहुल गांधी। जिनका नाम है राहुल गांधी, जिनको अभी आप लोग देखते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं। ठीक है ना। और बीजेपी के कट्टर विरोधी, बीजेपी के एंटी बोल सकते हैं, विपक्ष का नेता बोल सकते हैं। तो यह है कांग्रेस परिवार का पूरा हिस्ट्री। समझ गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक का यह पूरा हिस्ट्री है। और अभी जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठी हुई है? इंदिरा गांधी बैठी हुई है। इंदिरा गांधी क्यों बैठी हुई है? क्योंकि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इसलिए लोगों ने इंदिरा गांधी के ऊपर विश्वास किया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए एक अच्छी उम्मीदवार है, और लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना भी दिया। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी का आप लोग चित्र इधर देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि 1966 में प्यारे बच्चों क्या हुआ? आम चुनाव होना था। ठीक है ना। 1966 में आम चुनाव होना था। अब जब 1966 में दूसरा बार हमारे देश में आम चुनाव हुआ तो उस समय क्या हुआ? इंदिरा गांधी को लोगों ने भारी मतों से जिताया। ठीक है ना। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक बचे वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, 12 वर्ष तक शासन किए, और इसलिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, चूंकि उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, इसलिए लोगों ने इंदिरा गांधी को बहुत भारी मतों से जिताया। समझ गए ना। खूब धूमधाम से विजयी महोत्सव मनाया गया कि भाई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई है। समझ गए। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि चाचा नेहरू की बेटी है तो यह खूब विकास करेंगी। समझ गए ना। लोगों को ऐसा लगा कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है तो विकास खूब करेंगे, अपने पिता से सीखी है सब कुछ। समझ गए ना। तो इसलिए लोगों ने क्या किया? इंदिरा गांधी को जिताया। अब जब इंदिरा गांधी जीती तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम को हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी को तो लोगों ने भारी मतों से जिता दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ गरीबी ही नहीं बढ़ी, महंगाई भी आसमान छूने लगा। ठीक है ना। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई, यानी कि यहां के युवा बेरोजगार होने लगे। समझ गए। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। जो गरीब लोग थे वो भूख के कारण मरने लगे, यानी कि भूखमरी काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना। और खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हो गया। अब बताइए गरीब आदमी कहां से खाए भाई? खाद्यान्न की कीमत, दाल भात, रोटी, गेहूं, इस सब का ना रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने सोचा था कि इंदिरा गांधी बढ़िया काम करेगी, लेकिन यहां तो हाहाकार मच गया। समझ गए ना। यहां पर हाहाकार मच गया क्योंकि इंदिरा गांधी से देश नहीं संभला। देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी सब कुछ बढ़ गया। समझ गए ना। तो ये
ये हुआ, समझ गए ना। लेकिन किसी भी तरीके से, चूंकि आप लोग जानते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो 5 वर्ष तक के लिए टिका रहता है, तो 5 वर्ष हो गया। 1966 में आम चुनाव हुआ था, 5 वर्ष किसी तरीके से इन्होंने बिताया। अब 5 वर्ष यानी 1966 में देखिए आम चुनाव हुआ था ना, 1966 में आम चुनाव हुआ। अब इसके 5 वर्ष बाद यानी 1971 में आम चुनाव होना था दोबारा। 1971 में क्या हुआ भाई, आम चुनाव हुआ। 1971 में आम चुनाव हुआ। अब दोबारा बार जब आम चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी को तो लगने लगा कि इस बार हम जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ा है, गरीबी बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, तो जनता हमको इस बार वोट देने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी को यह आभास हो गया कि इस बार हम हार जाएंगे, इस बार हम नहीं जीत पाएंगे। इंदिरा गांधी को यह आभास हो गया था। लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं ना कि चुनाव जीतने के लिए झूठा वादा किया जाता है, लोगों के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी भी वही करती है। इंदिरा गांधी ने पिछले 5 साल के कामों को देखते हुए यह अनुमान लगा लिया कि इस बार जनता हमें वोट देने वाली नहीं है। इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, समझ गए ना। इंदिरा गांधी बोली कि देखो भाई, अगर पिछला 5 साल तो हमारा बहुत खराब हुआ है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगला 5 साल जब हम आएगा, अगला 5 साल जब हम सरकार में आएंगे, तो हम एक नारा देते हैं, गरीबी हटाओ। क्या? गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ, समझ गए ना, यानी कि हम गरीबी को भारत से हटा देंगे। इंदिरा गांधी ने एकदम नारा दिया और यह नारा पूरा पॉपुलर हो गया कि इंदिरा गांधी ने बोला है कि गरीबी को हम हटा देंगे, यानी कि भारत एक अमीर देश बन जाएगा। लोगों ने विश्वास कर लिया, समझ गए ना। लोगों ने दोबारा इंदिरा गांधी के ऊपर विश्वास कर लिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ, लोगों ने पुनः इंदिरा गांधी को चुनाव में जिता दिया, ठीक है ना। लोगों ने पुनः इंदिरा गांधी को क्या किया, चुनाव में जिता दिया। अब दोबारा इंदिरा गांधी फिर से जीत करके आ गई भाई चुनाव में, तो क्या स्थिति सुधरा? नहीं सुधरा, स्थिति नहीं सुधरा। पुनः दोबारा तो जीत करके आ गई, लेकिन पुनः चुनाव जीतने के बाद गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी फिर से एक बार बढ़ गया, जिसका असर सबसे ज्यादा दिखने लगा सभी राज्यों में। और चूंकि बिहार तो पहले से ही गरीब था, बिहार तो पहले से ही बीमारू राज्य था, तो बिहार में इसका असर थोड़ा ज्यादा दिखा, समझ गए ना। बिहार में इसका असर ज्यादा दिखा, चूंकि बिहार तो एक ऐसे ही बीमार राज्य था, बीमारू राज्य था, गरीब राज्य था। बिहार में ऐसे ही भुखमरी ज्यादा था, ऊपर से देश में जब भुखमरी हुआ तो बिहार में भुखमरी और ज्यादा बढ़ गया, समझ गए ना। जब बिहार में भुखमरी बढ़ गया, बिहार में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गया, तब यहाँ के छात्रों ने सोचा कि क्यों ना सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया जाए, ठीक है। तो बिहार के जितने भी सारे छात्र थे वो निकले गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में, और पटना के गांधी मैदान में निकल करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। अब चूंकि जब यह आंदोलन हो रहा था तो कहा गया कि भाई इस आंदोलन का कोई नेता भी होना चाहिए जो हमें लीड करे, समझ गए ना, जिसका पहुंच ऊपर तक हो, समझ गए ना। तब छात्रों ने बुलाया जयप्रकाश नारायण को, छात्रों ने बुलाया जयप्रकाश नारायण को, कहा कि भाई आइए हमारे इस आंदोलन को लीड करिए। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम लीड तो कर लेंगे, लेकिन हमारा बात मानना होगा, हमारा कुछ शर्त है। शर्त यह है कि ये जो आंदोलन है इसमें हिंसा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, समझ गए ना, यानी शांतिपूर्वक ये आंदोलन होना चाहिए। और दूसरी बात जो हम कहेंगे वो तुम लोगों को मानना होगा, अगर ये बात से संतुष्ट हो तो कहो हम लीड करते हैं। छात्रों ने कहा कि जैसा आपकी इच्छा, आप हमें लीड करिए। तो ये जो छात्र आंदोलन हुआ पटना में, ये जो छात्र आंदोलन हुआ उसको लीड करने लगे, समझ गए ना, कौन? जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा 71-72 में आम चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई, फिर से भुखमरी बेरोजगारी बढ़ गई। तब उसके खिलाफ में छात्रों ने क्या किया, एक भारी आंदोलन किया। छात्रों ने पटना में एक आंदोलन किया था। देखिए कितना ज्यादा जन सैलाब उमड़ा था प्यारे बच्चों, आप लोग यहां देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जन सैलाब, मतलब लोगों का भीड़ जुटा था, छात्रों का भीड़ जुटा था इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए, कि इंदिरा गांधी तुमसे अगर देश नहीं संभल रहा है तो तुम हट जाओ, समझ गए ना, तुमसे अगर देश नहीं संभल रहा है तो तुम हट जाओ। नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। यहां से एक सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। यह सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे।
छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? छात्र आंदोलन का मुख्य कारण था गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि। और इस वृद्धि को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए यह आंदोलन हुआ था, जिसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जिनको हम लोग जेपी बाबू भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। समझ गए ना? तो ये पटना के गांधी मैदान में इन्होंने एक भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, लोगों को लीड किया, और वहीं से यह आंदोलन शुरू हो गया। और कहा जाता है हमारे भारत में कि कोई भी आंदोलन की शुरुआत बिहार से होती है, और बिहार ही तय करता है कि देश में कौन बैठेगा। बिहार ही तय करता है कि दिल्ली में किसका सरकार होगा। समझ गए ना? तो इंदिरा गांधी का विरोध करना शुरू कर दिए कौन? जयप्रकाश नारायण। कहे कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे देश नहीं चलता है। समझ गए ना? ऐसे देश नहीं चलता है। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं सुन रही थी, किसी का नहीं सुन रही थी। पावर, एकदम सत्ते के नशे में धूत थी, एकदम पावर मिला हुआ था प्रधानमंत्री का, किसका भला सुनेंगे वो? ठीक है ना? इंदिरा गांधी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का कोई प्रभाव इंदिरा गांधी के ऊपर नहीं पड़ा। जब इंदिरा गांधी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो जयप्रकाश नारायण सोचे कि अब ऐसे नहीं होगा, इस आंदोलन को और बड़ा करना होगा, पूरे देश स्तर पर इस आंदोलन को हमें चलाना होगा। और धीरे 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 यह आंदोलन बहुत बड़ा होने लगा, देश स्तर पर यह आंदोलन चलने लगा। तो आपके किताब में एक टॉपिक है 1971 का छात्र आंदोलन। ये जो छात्र आंदोलन हुआ था ना, 1971 में हुआ था, क्योंकि प्यारे बच्चों 1971 में ही आम चुनाव हुआ था, और 1971 में ही इंदिरा गांधी दोबारा तिबारा जीत करके आई थी, और इस वजह से 1971 में ही बिहार का छात्र आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि 1971 के छात्र आंदोलन के बारे में वर्णन करें। तो अब हम लोग देखेंगे कि 1971 का जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था पटना के गांधी मैदान में, इस छात्र आंदोलन का इतिहास क्या है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य की स्थिति को मजबूत करना। चूंकि बिहार का एकदम बदहाली स्थिति हो गया था, जब पूरे देश में भुखमरी बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गया था, तो बिहार का स्थिति ना और ज्यादा खराब हो गया था। बिहार में एकदम बेरोजगारी बढ़ गया, तो इस वजह से राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए यह आंदोलन किया गया था। और इसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा कि 1971 से यह आंदोलन शुरू हुआ और 1973 तक चलता रहा। मतलब लगभग 2 बरस तक यह आंदोलन चलता रहा। ठीक है ना? लगभग 2 बरस तक यह आंदोलन चलता रहा, लेकिन इस आंदोलन का कोई भी असर नहीं पड़ा। इस आंदोलन का कोई भी असर इंदिरा गांधी के सरकार के ऊपर नहीं पड़ा। मतलब वो एकदम कान में तेल डाल करके सोई हुई थी, भाई तुम लोग मर जाओ, कट जाओ, कुछ हमें असर नहीं पड़ना है, तुम लोग को जे करना है जे कर लो, हम यहां से कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। इंदिरा गांधी पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। ठीक है ना? जब कोई असर नहीं पड़ा तो 5 जून 1974 का बात है, 5 जून 1974 का बात है कि पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक रैली का आह्वान किया गया। ठीक है ना? जयप्रकाश नारायण बोले कि सिर्फ आंदोलन करने से अब कुछ नहीं होगा, एक बड़ा रैली करना होगा। ठीक है ना? तो पूरे बिहार से लोगों को बुलाए, कहे कि पूरे बिहार के छात्र, पूरे बिहार के लोग इकट्ठा हुए पटना में। ठीक है ना? तो 1974 में पूरे बिहार से लोग पटना में आए। बिहार से ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर से भी कुछ लोग पटना में आए, और पटना में आकर के ये रैली को संबोधित कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। और उसी समय उस रैली में ही जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। ठीक है ना? क्या नारा दिया? संपूर्ण क्रांति। कहे कि अब ऐसे नहीं होगा, अब हमें संपूर्ण क्रांति करना होगा। और बिहार के पटना में ही ये नारा पड़ा, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति ये नारा पड़ा, और संपूर्ण क्रांति के तहत ही कहा गया कि अब इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, और संपूर्ण क्रांति अब पूरे देश में फैलेगा। और इस संपूर्ण क्रांति के तहत एक और नारा दिया गया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। समझ गए ना? संपूर्ण क्रांति के तहत ही ये नारा दिया गया कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, यानी कि इंदिरा गांधी को हटाओ और देश को बचाओ। ये नारा दिया गया था बिहार के छात्र आंदोलन में ही। तो ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया उस आंदोलन का, जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, उस आंदोलन का नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। और नारा क्या दिया गया? परीक्षा में पूछता है कि बताइए छात्र आंदोलन का नारा क्या था? तो छात्र आंदोलन का नारा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ठीक है ना? नारा क्या था? इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ध्यान रखिएगा, ये जो आंदोलन धीरे 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 करके पूरे देश में फैलने लगा। समझ गए ना?
पूरे देश के लोग जानने लगे कि भाई बिहार में एक बड़ा आंदोलन का शुरुआत हो गया है प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो ये धीरे 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 करके देशव्यापी आंदोलन हो गया, यानी कि पूरे देश में फैल गया, पूरे भारत में फैल गया। और जब पूरे देश में फैल गया ये आंदोलन, तब जयप्रकाश नारायण क्या किए, दिल्ली में एक बहुत भयानक, बहुत बड़ा कांग्रेस विरोधी रैली किए। ठीक है ना, क्या किए, कांग्रेस विरोधी रैली किए 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस विरोधी रैली निकला, और उस कांग्रेस विरोधी रैली के बाद जयप्रकाश नारायण को लगा कि अब ऐसे होने वाला नहीं है, अब मामला ऐसे नहीं सुधरेगा। सीधे जयप्रकाश नारायण चले गए इलाहाबाद कोर्ट में। समझ गए ना, जयप्रकाश नारायण कहां चले गए, 12 जून 1975 को, 12 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण चले गए इलाहाबाद के हाई कोर्ट में, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में, और वहां इंदिरा गांधी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाए। समझ गए, जयप्रकाश नारायण सीधे चल गए कहां, इलाहाबाद कोर्ट में, और वहां पर इंदिरा गांधी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए होता क्या है कि इंदिरा गांधी तो पावर के नशे में एकदम धूत थी, हम प्रधानमंत्री हैं, कितना भी बड़ा रैली हो जाए वहां नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब कोर्ट में चले गए तो जज साहब बुलाएंगे तब आइएगा ना कोर्ट में, बताइए, जज से तो बड़ा नहीं है, कानून से तो बड़ा इंदिरा गांधी नहीं है, तो अब तो कोर्ट में उनको आना ही पड़ता, इसलिए मुकदमा दायर किया गया। ठीक है ना, इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया गया कि अब इंदिरा गांधी को शायद कुछ समझ में आ जाए। समझ गए ना, इंदिरा गांधी को शायद कुछ समझ में आ जाए। और जिस समय इलाहाबाद कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया गया, उस समय वहां के एक जज थे जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। ध्यान रखिएगा, नाम क्या था प्यारे बच्चों, जगमोहन लाल सिन्हा वहां के जज थे, इलाहाबाद कोर्ट के जज थे जिनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा। और जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी जब तक इस्तीफा नहीं दे देती है तब तक वह संसद में अपना कदम नहीं रखेगी। ठीक है ना, यानी कि सीधे सीधे तौर पर इंदिरा गांधी को संसद से हटा दिया गया और यह भी कह दिया गया कि आप इस्तीफा दीजिए। ठीक है ना, अब कोर्ट का आदेश था, इस्तीफा तो देना ही पड़ता ना इंदिरा गांधी को, बताइए, इंदिरा गांधी को इस्तीफा तो देना ही पड़ता। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि इस्तीफा देना पड़ा। समझ गए ना, इस्तीफा देना पड़ा। जगमोहन लाल सिन्हा जो कि कोर्ट में जज थे, उन्होंने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी जब तक इस्तीफा नहीं देती है तब तक वह संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अब देखिए बात, यहां से मामला बिगड़ गया। मामला क्या बिगड़ा कि इंदिरा गांधी को जब यह बात का पता चला कि हमको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कोर्ट में ऑर्डर आ गया है, तो इंदिरा गांधी को लगा ना कि जयप्रकाश नारायण जो है हमसे पर्सनली दुश्मनी ले रहा है। पर्सनली दुश्मनी किस बात का है, जरा समझिएगा। पर्सनली दुश्मनी किस बात का था, उनको लगा ना कि व्यक्तिगत रूप से यह दुश्मनी निकाल रहा है कौन, जयप्रकाश नारायण हमारे साथ। जबकि जयप्रकाश नारायण व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी नहीं निकाल रहे थे, वो तो समाज के लिए लड़ रहे थे, देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि वो हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी ले रहा है। क्यों पता है, एक समय की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अंतिम समय में आ गए थे, जब मरने वाले थे, तब उस समय ना इनको बुलाए थे जयप्रकाश नारायण को, और जयप्रकाश नारायण को बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जयप्रकाश, हम देख रहे हैं कि अब हमारा समय ज्यादा नहीं बचा है, हम बहुत जल्द अब स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तुम बनो और प्रधानमंत्री का चुनाव तुम लड़ो और प्रधानमंत्री के पद पर तुम बैठो, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बोले थे जयप्रकाश नारायण से। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं, हमें प्रधानमंत्री के पद की जरूरत नहीं है, हम समाज सेवा करते हैं, हम समाज के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हमें प्रधानमंत्री का यह कुर्सी नहीं चाहिए। तो उस समय यह कहते हुए जयप्रकाश नारायण ने उस प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकरा दिया था। अब इंदिरा गांधी को यहां पर लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी को तो ठुकरा दिए थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन अब उनके मन में लालच हो गया है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेने के लिए, और इसलिए वो हमारे साथ इस प्रकार का बात कर रहे हैं। समझ गए ना, इंदिरा गांधी गलत सोच रही थी। समझ गए ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने सोचा कि ये हमसे व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी ले रहे हैं, और इंदिरा गांधी भी अपना पावर का इस्तेमाल करती है, कहती है कि हम भी ऐसे वैसे लड़की नहीं है भाई। वो क्या कर दी, इंदिरा गांधी की सीधे चली गई राष्ट्रपति के पास।
इंदिरा गांधी सीधे चली गई राष्ट्रपति के पास, और उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। कौन थे? फखरुद्दीन अली। वो राष्ट्रपति के पास चली गई और कही कि देश में इमरजेंसी लगा दीजिए, देश में आपातकाल लगा दीजिए। यहां से प्यारे बच्चों सबसे बड़ा बखेड़ा हुआ। आपातकाल जब लग जाता है ना देश में, तो एक जगह कोई सभा नहीं कर सकता है, दो चार लोग एक जगह मिलकर के बातचीत नहीं कर सकते हैं, कहीं पर आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफा तो दे दी, लेकिन देश में क्या लगवा दी? इमरजेंसी लगवा दी, आपातकाल लगवा दी। आप लोग पढ़े होंगे आपातकाल कब लगा था प्यारे बच्चों? 1975 में लगा था, 25 जून 1975। ठीक है ना, 25 जून 1975 का समय है कि वर्तमान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से देश में आपातकाल लागू करवा दिया गया, जो देश के लिए सबसे खराब दिन था। समझिए कि, समझ गए ना, ये पूरे देश के, पूरे आजाद भारत में ना, ये सबसे ब्लैक डे कहा जाता है, काला दिन के नाम से जाना जाता है इस दिन को, जिस दिन हमारे देश में आपातकाल लगा था। जैसे ही देश में आपातकाल लागू हुआ, तो आपातकाल का ये तो नियम होता है कि भाई कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, कोई एक जगह बैठ करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही देश में आपातकाल लागू हुआ, तो जयप्रकाश नारायण सहित बहुत सारे नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है ना, जैसे ही जयप्रकाश नारायण जैसे ही देश में आपातकाल लागू होता है, तो संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन कर रहे थे उस पर सीधा असर पड़ा, संपूर्ण क्रांति पर सीधा असर पड़ा, और जयप्रकाश नारायण सहित कई बड़े बड़े नेताओं को ना जेल में डाल दिया गया। रहो भाई जेल में, बड़ा आंदोलन करता था हमारे खिलाफ। सोचिए कि इंदिरा गांधी उस समय कितना मनमानी कर रही थी। ठीक है ना, लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत बढ़िया नेता है। खैर जो भी हो, आगे पढ़ेंगे, आगे उनका 3-4 साल बढ़िया रहा था, बाकी बढ़िया नहीं रहा है। ठीक है ना, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। और ये जो आपातकाल है ना, ये आपातकाल रहा लगभग 18 महीना, यानी कि लगभग 1.5 साल तक हमारे देश में आपातकाल लागू रहा। और जब तक आपातकाल लागू रहा, तब तक ना तो जयप्रकाश नारायण जेल से बाहर आए, और ना ही जो बड़े बड़े नेता थे वो जेल से बाहर आए। तो आपातकाल हमारे देश में 18 महीना तक रहा, और दिसंबर 1976 ईस्वी को यह आपातकाल खत्म हुआ। ठीक है, दिसंबर 1976 को आपातकाल खत्म हुआ, और जब आपातकाल खत्म हुआ तो जयप्रकाश नारायण जेल से बाहर आए। जयप्रकाश नारायण के अलावा और भी जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो जेल में गए थे, वो सब बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो कहे कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब पार्टी बनाना होगा। और जब इतना सब कुछ हो गया ना देश में, जब आपातकाल लागू हो गया, तो देश की पूरी जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ में आ गई। देश की पूरी जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ में आ गई, कही कि अब इंदिरा गांधी को वोट नहीं देंगे। समझ गए ना, इंदिरा गांधी को अब हराएंगे। तो जब आपातकाल लागू हुआ, आपातकाल के बाद जब आपातकाल खत्म हुआ, उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण और बड़े नेता जब जेल से बाहर आए, तो अपना एक पार्टी बना दिए, और पार्टी का नाम पड़ा जनता पार्टी। ठीक है ना, पार्टी का नाम पड़ा जनता पार्टी, ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी। और 1977 में फिर आम चुनाव होना था, 1977 में आम चुनाव होना था। तो जब ये 1977 में आम चुनाव हुआ, तो आमने सामने दो पार्टियां भिड़ गई। कौन कौन? एक तो पहले से कांग्रेस पार्टी थी, जिसको उम्मीदवार कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और एक दूसरी नई पार्टी बनी जनता पार्टी, और जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाया गया मोरारजी देसाई को। ठीक है ना, जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया मोरारजी देसाई को। और ये दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ी। और जब दोनों पार्टियां लड़ी, उस समय तो इंदिरा गांधी के खिलाफ में लोग तो इतना ही गुस्साइल था, तो जाहिर सी बात है कि जीत किसका होना था? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। जाहिर सी बात है, जीत किसका होना था? ये तो सबको पता था कि इंदिरा गांधी हारेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो न करने का वो करके दिखाई दी है। समझ गए ना, इंदिरा गांधी हार गई बहुत बुरी तरीके से। इंदिरा गांधी हार गई। जीता कौन? जीता प्यारे बच्चों ये जनता पार्टी। जनता पार्टी। उस समय हमारे देश में टोटल 542 सीट हुआ करती थी, और 542 पर 300 सीट 542 में 330 सीट पर जीत मिला जनता पार्टी को। ठीक है ना, अब जनता पार्टी कहने का मतलब आप लोग भारतीय जनता पार्टी मत समझ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी बाद में बना है, उस समय सिर्फ जनता पार्टी था। ठीक है ना, तो जनता पार्टी का जीत हुआ, 542 में से 330 सीट पर जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जनता पार्टी आ गई कि हम भाई सरकार बनाएंगे। इसमें एक दिलचस्प बात यह है
कि ये जो चुनाव हुआ था 1977 का आम चुनाव, इस 1977 के आम चुनाव में गढ़ माना जाता था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था रायबरेली को, समझ गए ना। और अमेठी, अमेठी प्यारे बच्चों कांग्रेस का गढ़ है। और ये जो रायबरेली आप लोग देख रहे हैं ना, ये रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। जब से देश आजाद हुआ था तब से ये दो जगह पर कांग्रेस के अलावा किसी और का सरकार बना ही नहीं था, कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी वाला जीतता ही नहीं था, समझ गए ना। लेकिन 1977 के आम चुनाव में रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी खड़ा थी और वो चुनाव हार गई, वो चुनाव हार गई। और इंदिरा गांधी का एक बेटा था संजय गांधी, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा किए थे। ये संजय गांधी अमेठी से खड़ा था और ये संजय गांधी भी चुनाव हार गया। समझिए कितना ज्यादा बेइज्जती हुआ। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। ये दोनों चुनाव हार गए अपने गढ़ से, समझिए कि अपने घर से। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि अमेठी से ना राहुल गांधी चुनाव में लड़ा था और राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी खड़ा थी। और ये अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये अमेठी प्यारे बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जो अमेठी को जीत लिया वो भारत का प्रधानमंत्री बनने लायक उम्मीदवार है, समझ गए ना। ये कहा जाता है कि जो अमेठी को जीत लिया कांग्रेस को हरा करके, वो भारत के प्रधानमंत्री से कम नहीं है, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा करके अमेठी से जीती है। और उस समय 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई और संजय गांधी अमेठी से हार गई। दोनों जगह से दोनों माए बेटा हार गया, समझ गए ना। दोनों जगह से दोनों माए बेटा हार गए, समझ गए। इंदिरा गांधी भी खुद हार गई और संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी का बेटा था वो भी हार गया। दोनों गई भैंस पानी में, समझ गए ना। दोनों चुनाव हार गए। सरकार किसकी बन गई? सरकार बन गई मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री बना दिया गया किनको? मोरारजी देसाई को। अब बेचारे मोरारजी देसाई रहे सीधे साधे व्यक्ति। मोरारजी देसाई के अंदर कोई छल कपट था नहीं, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति थे। अब इनसे कहां प्रधानमंत्री का कुर्सी संभलने वाला था भाई। भले जनता पार्टी जीत गई, मोरारजी देसाई आ गए सत्ता में, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मोरारजी देसाई बेचारे सीधे साधे व्यक्ति थे। इनसे प्रधानमंत्री का पद संभला ही नहीं संभाल पाए, समझ गए ना। प्रधानमंत्री का पद मोरारजी देसाई नहीं संभाल पाए। और 1977 में चुनाव हुआ था और 3 बरस के बाद ही, ध्यान रखिएगा, 3 बरस के बाद ही 1980 में मध्य में चुनाव हो गया, क्योंकि मोरारजी देसाई का सरकार गिर गया। मोरारजी देसाई का सरकार गिर गया और पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और पुनः इंदिरा गांधी सरकार बन गई। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गई। सोचिए, मतलब इंदिरा गांधी फिर से एकदम कमबैक कर ली भाई, समझ गए ना। तो पुनः इंदिरा गांधी सरकार में आ गई, समझ गए। इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आ गई। अब जब इंदिरा गांधी सरकार में आ गई तो उस समय एक घटना घटा था, पता है क्या? उस समय पंजाब में प्यारे बच्चों एक स्वर्ण मंदिर था, समझ गए ना। पंजाबों जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना, तो मंदिर में ये होता है ना कि चप्पल जूता पहन करके नहीं जाना, ये सब। तो उस समय पंजाब में एक मंदिर था और मंदिर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे। मंदिर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे और वो गोली चला रहे थे। अब इंदिरा गांधी कही कि देखिए भाई, हमें मंदिर के अंदर सेना को भेजना होगा, क्योंकि जब तक सेना जाएगा नहीं तब तक आतंकवादी को मारेगा नहीं। लेकिन जो उस कह सकते हैं कि पंजाबियों का जो वो क्या होता था, पंजाबियों का जो गुरुद्वारा होता है ना, गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा के अंदर सेना को जाने से मना कर दिया। जो पंजाबी गुरुद्वारा का जो हेड था वो कहा कि नहीं, जूता चप्पल पहन करके हम जाने का इजाजत सेना को नहीं देंगे। और सेना कभी जूता चप्पल बिना जा सकती है? सेना का तो हथियार है जूता चप्पल ना, बताइए, जूता है, चाकू है, ये सब जो लेदर का हो गया, चमड़ा का हो गया, ये सब तो उसका हथियार है। लेकिन इंदिरा गांधी कही कि नहीं, देश को अगर बचाना है, और वाकई में उस समय आतंकवादी था, तो इंदिरा गांधी बोली कि सचमुच में हमें भेजना होगा। और रात में 12 बजे का समय था और इंदिरा गांधी सेना को आदेश दे दी कि जाइए मारिए आतंकवादी को, समझ गए ना। 12 बजे रात में गुरुद्वारा में सेना को घुसा दिया गया और आतंकवादी को मार करके गिराया गया। भले उस समय इंदिरा गांधी रिस्क ली और हमारे देश पर एक बहुत बड़े संकट को बचाई। इंदिरा गांधी बहुत बड़े संकट को बचा ली, नहीं तो उस समय हमारे देश में पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। लेकिन इंदिरा गांधी की सूझबूझ के कारण से इंदिरा गांधी की सूझबूझ के कारण वो आतंकवादी हमला तो रुक गया। लेकिन पंजाबी लोग ना नाखुश हो गए इंदिरा गांधी से। पंजाबी लोगों ने कहा, सिख लोगों ने कहा कि ऐसा इंदिरा गांधी को नहीं करना चाहिए था।
हमारे गुरुद्वारा में जूता चप्पल पहन करके सेना को घुसने का आदेश दे दिया। हमारा धर्म भ्रष्ट कर दी है इंदिरा गांधी। मतलब पूरे सिख संप्रदाय के लोग इंदिरा गांधी पर गुस्सा हो गए। और उस समय की बात है कि इंदिरा गांधी का जो 2 पर्सनल बॉडीगार्ड था, इंदिरा गांधी का 2 पर्सनल बॉडीगार्ड था, वो दोनों संजोग से सिख ही था। इंदिरा गांधी का 2 पर्सनल बॉडीगार्ड था और दोनों सिख ही था। एक बॉडी का नाम, जो पहला बॉडीगार्ड था उसका नाम था जसवंत सिंह और दूसरा बॉडीगार्ड था उसका नाम था बेअंत सिंह। एक का नाम था सतवंत सिंह, एक का नाम था सतवंत सिंह और दूसरा का नाम था बेअंत सिंह। समझ गए ना? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों सिख ही था। ये दोनों को भी लगा कि इंदिरा गांधी ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। और सुबह सुबह का समय था जब इंदिरा गांधी अपने घर से प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही सतवंत सिंह जो है वो इंदिरा गांधी के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाता है और इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। समझ गए? सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। बाकी बेअंत सिंह भी वहां से भागने के फिराक में था, लेकिन एक सीनियर अफसर ने बेअंत सिंह को गोली मारा और बेअंत सिंह को वहीं पर जान मार दिया। तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों मिल करके इंदिरा गांधी को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। देश में पूरा बवाल मच गया कि लो भाई, इंदिरा गांधी का हत्या हो गया, प्रधानमंत्री का हत्या हो गया। और सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के बहुत करीब थी। ठीक है ना? समझिए कि ये दोनों का परफॉर्मेंस देख करके ना इंदिरा गांधी बोली थी कि ये दोनों हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड रहेगा। और ये दोनों मिल करके क्या कर दी? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। कहा जाता है ना, अपने से तो गैर ही अच्छे, अपने से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका डाहे। तो ये घर का भेदी था। समझ गए ना? और ये घर का भेदी लंका ढा दिया जी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। और जब ये इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी समय से प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया। पहले प्रधानमंत्री को सिर्फ जेड सुरक्षा दिया जाता था, लेकिन जब से इंदिरा गांधी का हत्या हुआ उस समय से ये सुरक्षा बढ़ा करके जेड प्लस कर दिया गया और एनएसजी कमांडो को लगा दिया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। समझ गए ना? एनएसजी कमांडो को लगा दिया प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। अतः प्यारे बच्चों, ये जो हम आपको इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाए, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला? इस कहानी से आपको क्या जानने के लिए मिला? कि बिना जनसंघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता है। देखे ना, यहां पर कितना बड़ा जनसंघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? कितना बड़ा जनसंघर्ष करना पड़ा, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देख लिए। तो लिखेंगे कि अतः कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष का अहम योगदान रहा। जनसंघर्ष के कारण ही सरकार बदला, नहीं तो इंदिरा गांधी की सरकार नहीं हटता। इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको नहीं रहने देगी, जनता हमको हटा देगी। समझ गए ना? उसके बाद से इंदिरा गांधी का सरकार बना और फिर वो बहुत अच्छा काम की। ठीक है ना? लेकिन जब अच्छा काम करने का समय आया तो उसकी हत्या कर दी गई। समझ गए? तो और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे तमिलनाडु की राजभाषा बनाने, तमिलनाडु में बोला गया था कि भाई तमिल को राजभाषा बनाइए, हमें हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो ये सब बनाया गया। पंजाबी भाषा लोगों के लिए अलग राज्य बनाया गया, पंजाब, हरियाणा। ये सब बनाने के लिए ना भी बहुत ज्यादा जनसंघर्ष करना पड़ा है। झारखंड राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब ना बनाने के लिए बहुत ज्यादा जनसंघर्ष करना पड़ा है। तो जनसंघर्ष के बहुत सारे उदाहरण हैं, जनसंघर्ष के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक देख रहे थे कि किस तरीके से जनसंघर्ष करके इंदिरा गांधी की सरकार को हटाया गया। और यहां से एक सवाल पूछा जाता है आपके परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय में यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि बिहार के छात्र आंदोलन का वर्णन करें, और ये 5 नंबर का सवाल बनता है। अब बताइए ये सवाल आप लोग खुद से बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे? लिखेंगे हम लोग कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा करके तमाम जनता की समस्या का समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था और जनता से अनेक प्रकार के झूठे वादे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वस्तुओं के दाम में कमरतोड़ महंगाई हो गई, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। इस बात को लेकर के जेपी बाबू यानी कि जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन रखा था, जिसमें लाखों लाख की संख्या में जनता ने उनका समर्थन किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ। तो बताइए यह सवाल आपसे हो जाएगा कि नहीं होगा? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाए और अगली क्लास में अब हम आपको पढ़ाएंगे इस प्रकार के और भी बहुत सारे आंदोलन। अभी हम आपको तो ये छोटा सा एक आंदोलन बताए जो हमारे देश में हुआ प्रधानमंत्री के लिए। आगे हम आपको बहुत सारे आंदोलन पढ़ाएंगे, जैसे
छात्र आंदोलन तो हम आपको पढ़ा ही दिए, चिपको आंदोलन पढ़ाएंगे। अच्छा, चिपको आंदोलन के बारे में अभी तक आप लोग जानते होंगे कि चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, लेकिन यहां पर जो चिपको आंदोलन हम आपको पढ़ाएंगे, ये चिपको आंदोलन अलग है। समझ गए ना, ये चिपको आंदोलन अलग है और अलग तरीके से हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके बता दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, बताइए। मजा आया कि नहीं आया? सर आज पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया। अरे वाह वाह, समझ गए ना प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए कैसा लगा आज का क्लास। मजा आया सर, बहुत मजा आया। वाह, बहुत मजा लगा ना। तो जब मजा लगा तो ये प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जब क्लास खत्म होगा ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्लास कैसा लगा। हम बाद में आप लोग का कमेंट जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी बुरी थी, उनको अनुभव नहीं था। बस इस कारण से जब उनको अनुभव हुआ तो वो देश में बहुत अच्छी अच्छी काम की, और इंदिरा गांधी एक अच्छी नेता थी। लोग इंदिरा गांधी का एक उदाहरण देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हो तो इंदिरा गांधी जैसा, क्योंकि बाद में शुरुआत में भले वो एक दो बार अच्छा काम नहीं की, लेकिन बाद में अच्छा काम की। तो हम इसलिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी खराब प्रधानमंत्री थी, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। बाकी कल से, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दे प्यारे बच्चों कि आपका कल का क्लास, कल तो शनिवार है ना, तो कल का क्लास बंद रहेगा हमारा वाला क्लास, ठीक है ना? कल सुबह शाम वाला क्लास हमारा बंद रहेगा और रविवार के दिन भी बंद रहेगा। यानी कि अब हमारा वाला जो क्लास है कब से होगा? ये प्यारे बच्चों सोमवार से होगा, ठीक है ना? हमारा वाला क्लास अब सोमवार से होगा, ठीक है? चलिए, यहां तक समझ गए सारे बच्चे? किसी काम की वजह से प्यारे बच्चों हमें गांव जाना पड़ रहा है, तो कुछ काम है, बहुत जरूरी काम है, जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ रहा है, जिसके कारण से कल का क्लास बंद रहेगा। बाकी तो ऐसे रविवार को बंद ही रहता है, तो कल का क्लास बंद रहेगा, बाकी टोटल क्लास होगा आपका, ठीक है ना? लेकिन हम अपने जगह पर बायोलॉजी वाले सर को बोलेंगे या फिर फिजिक्स वाले सर को बोलेंगे कि आपका क्लास ले लें। फिजिक्स वाले सर तो नहीं ले पाएंगे, बायोलॉजी वाले सर को बोलेंगे। यानी कि कल जो आपका क्लास होगा शाम वाला, अमन सर आपका क्लास लेंगे, ठीक है ना? कल शाम वाला क्लास आपका कौन लेंगे? अमन सर आपका क्लास लेंगे, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़े मजे से आप लोग क्लास किए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को ये कहानी सुनने में मजा आया होगा। कहानी कैसा लगा ये कमेंट करके आप लोग ना जरूर बताइएगा। अभी हम क्लास के बाद आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।